हेलो एवरीवन, सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है और इसका टॉपिक है प्रवासी मजदूरों की समस्या एवं समाधान। ये काफ़ी एक्सपेक्टेड टॉपिक है, तो इसको वीडियो को अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। इसमें जो भी पॉइंट है आप नोट डाउन करते चलिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन पेज है, पॉज करके देख लीजिएगा। अभी हाल ही में प्रवासी मजदूरों की समस्या पे सबका ध्यान आकृष्ट हुआ है। क्यों हुआ है? अभी कोविड-19 के कारण लॉकडाउन जब लगा 24 मार्च को, उसके बाद से मज़दूरों की समस्या निकलकर सामने आई। मज़दूरों ने पलायन किया, जहाँ पे वो थे, जहाँ पे उनको रोज़गार मिला हुआ था, उस स्थान को छोड़कर वो पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़े। रीज़न क्या रहा है और उसके पीछे जो ये रीज़न उत्पन्न क्यों हुआ कि उनको पैदल ही वहाँ से चलना पड़ा, इसके पीछे के कई कारणों की हम चर्चा करेंगे। और चूँकि अभी समस्या के ऊपर ध्यान क्यों गया, कैसी नीतिगत जो कमियां खामियां रही हैं और जो योजनाओं का लाभ इनको मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिल पाया है, इन सारी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है इसमें कि पहले तो ये है कि जब मजदूर वहाँ से चले अपने स्थान से, तो किसी भी राज्य सरकार द्वारा भी बहुत ज़्यादा रुझान नहीं लिया गया, क्विक डिसीज़न नहीं लिया गया। यानी सरकार के द्वारा जो भी समस्या थी, इस पर पहले से कोई भी विचार नहीं किया गया था। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और सरकार को उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। उसके बाद ही सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर और केंद्र सरकार ने सहयोग से फिर ट्रेनें चलाईं। लेकिन मेंस के मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें जिन पॉइंट्स को लिखना है, किन आधारों पे इसकी व्याख्या होनी चाहिए, क्या मूल कारण है, इसमें है अर्थव्यवस्था में प्रवासी मजदूरों की जो भूमिका है वो क्या है। क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखते हैं कि भारत की जो जनसंख्या में आंतरिक प्रवासियों की कुल संख्या है वो 454 मिलियन, और जो कि कुल जनसंख्या का 37% है। अब मे भी ये जनगणना होती 2020 में 21 के लिए, तो ये कम से कम निकल के आते हैं डेटा, जो न्यू डेटा है, आबादी बढ़ी है तो उसके हिसाब से और चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन अभी 2011 की जनगणना के अनुसार ये संख्या इतनी है, ये डेटा आप याद रखिएगा। साथ ही ये भी ध्यान है कि रखना चाहिए कि प्रवासी मजदूरों को आमतौर पर किस क्षेत्र में काम मिलता है? अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र में। और क्यों? क्योंकि वो अशिक्षित हैं, जागरूक नहीं हैं। और साथ ही एमएसएमई में रोज़गार जो मिलता है, और इससे जो भारत में जीडीपी है उसमें भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और वहीं अगर देखा जाए आर्थिक सर्वेक्षण 2017 में, तो ये बात उसमें भी शामिल की गई है कि शिक्षा और रोज़गार के लिए हर वर्ष कितने लाख लोग अंतर्राज्यीय प्रवासन करते हैं। लगभग 90 लाख इनकी संख्या है जो अंतर्राज्यीय प्रवासन के द्वारा अलग अलग राज्यों में जाते हैं, शिक्षा के कारण या रोज़गार के कारण। और इनमें से जो प्रवासी मजदूर होते हैं, प्रवासी मजदूरों द्वारा हर वर्ष लगभग 2 लाख करोड़ रुपए अपने गृह राज्य भेजे जाते हैं। टोटल जो है प्रवासी मजदूरों का, उसमें से सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों को मिलाकर अगर जोड़ दें तो 60% हिस्सा इन्हीं राज्यों को प्राप्त होता है। प्रवासी मजदूरों की जो भी कमाई होती है उससे उनको 60% का हिस्सा इनको प्राप्त होता है। यदि हम तात्कालिक समस्या के कारणों पर चर्चा करें तो इसमें क्या क्या है कि जो तात्कालिक समस्या तो कोविड-19 है, सबके लिए है। लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद जो भी जीवन अस्त व्यस्त हुआ, सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव देखने को मिला मज़दूरों पर ही। क्योंकि जो रोज़मर्रा के मज़दूर हैं, रोज़ कमाई वाले, उनका तो पूरा ही साधन ही सब कुछ ख़त्म हो गया। अब वो किस आधार पे, जिस जगह पे रुकना था वो किस आधार पे रुकते जब उनकी कमाई नहीं थी, और फिर मकान मालिकों का प्रेशर, जहाँ भी वो रह रहे हैं, बाहर में रहने पे खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, हर तरह के खर्चे होते हैं। तो उन सब चीज़ों से वो इतने परेशान हो गए
ये सारी बातें जो निकल कर आई, साथ ही जो भी योजनाएं चलती हैं वो क्या होता है कि जो भी दूसरे राज्य में प्रवासी जाते हैं उनका जो जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो अपने राज्य का होता है, अपने गृह राज्य का होता है। और चूँकि गृह राज्य के पास भी उनका डेटा नहीं रहता है उतना, कि हाँ उनके पास इतने साधन ही नहीं हैं कि उनको रोज़गार वो दे सकें, तो इस कारण से भी उनको अपना राज्य छोड़ना पड़ता है। और जिन राज्यों से जाते हैं उन राज्यों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, या अधिक जनसंख्या का दबाव कह लें, संसाधनों को सीमित कह लें, निवेश की कमी, औद्योगिकरण की कमी। ज़्यादातर अगर देखा गया है तो बिहार और उत्तर प्रदेश के मज़दूरों को ही अधिकतर ऐसे में देखा गया है पलायन के बाद। तो ये समस्या निकल के आई है कि उत्तर में और पूर्वी राज्यों में सबसे ज़्यादा मज़दूर दूसरे राज्यों में वहाँ से जाते हैं कमाने के लिए दूसरे राज्यों में। तो ऐसे जो जिस राज्य में जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, जहाँ भी वो कमाने जाते हैं, वहाँ पे उनको उतना लाभ क्यों नहीं मिलता? तो इसके पीछे है कि जो भी नीतिगत पहल होती है, नीतिगत पहल में उनको इग्नोर किया जाता है कहीं ना कहीं। और जो पहले के नीति नियम हैं, जैसे कि स्वतंत्रता के पश्चात ही 1979 में अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक रोजगार एवं सेवा शर्त विनिमय अधिनियम लाया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य ही था कि श्रमिकों को रोजगार और उनसे जो भी उनके हित के लिए अधिकार हों उनकी रक्षा की जाए। लेकिन चूंकि देश में विकास के साथ साथ प्रवसन की गति भी तीव्र हुई है, और 1991 से 2000 के अनुसार अगर डेटा देखें तो हम 55% इसमें ग्रोथ देखते हैं, और 2001 से 11 तक में कितना है, 33% की ये जो प्रतिशतता है श्रमिकों के प्रवसन की वो बढ़ी है इतना। तो इस कारण भी कल्याणकारी जो भी योजनाएं हैं और उसका लाभ उनको इसलिए भी नहीं मिल पाता है कि डोमिसाइल की जो प्रॉब्लम होती है, और कोई भी योजना केंद्र और राज्यों के सहयोग से बनती है, और जो भी जो लाभार्थी तक पहुंचने की जो डेटा इकट्ठा करने का काम होता है वो राज्यों का होता है, राज्य सरकारों का होता है। और चूंकि वो वहाँ के मतदाता भी नहीं होते हैं प्रवासी, इसलिए भी वो जो भी राज्य की एजेंसियां हैं उनके इग्नोर से, मतलब उनके ध्यान में नहीं आते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं इतना। तो ये सारी जो भी नीतिगत पहल होती हैं पहल करनी चाहिए, उसमें ये चीज़ें नहीं शामिल की जाती, इसीलिए ना तो उनको योजनाओं का लाभ मिल पाता है, ना वो अपने राज्य में लाभ ले पाते हैं, ना ही जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे लाभ ले पाते हैं। अब यही जो अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम है, यदि इसको अद्यतन किया जाए तो शायद इनको लाभ दिया जा सकता है, और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसके अंतर्गत इनको शामिल किया जाए, चाहे ये कहीं किसी भी राज्य के रहने वाले हों। जो डोमिसाइल से संबंधित नियम है उसको थोड़ा सा मज़दूरों को लेकर थोड़ा कानून अलग बनाना चाहिए हर राज्य और केंद्र को। अगर हम प्रवासी मजदूरों के प्रति जो दृष्टिकोण होता है राज्यों का या फिर प्रशासन का कह लें, शासन का कह लें, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है उनकी समस्याओं को बढ़ाने में। कैसे? क्योंकि प्रवासी मजदूर क्या होते हैं कि अपने राज्य के मतदाता होते हैं, और वो दूसरे राज्य में तो मतदाता होते नहीं हैं। तो वहाँ अक्सर क्या होता है, पार्टियों का जो अगर केंद्र में दूसरी सरकार है, राज्यों में दूसरी सरकार है, और या फिर राज्यों के जो नियम होते हैं वो वहाँ के निवासियों के लिए होते हैं। जो भी कागज़ वगैरह होते हैं, जो अक्सर एड्रेस प्रूफ वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, राशन कार्ड वगैरह, वो उनका अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही बना होता है, अपने क्षेत्र में ही, अपने गृह राज्य में बना होता है, और नए राज्य में उनको उसका लाभ नहीं मिलता है। तो इससे, और साथ ही प्रशासन इग्नोर भी करता है उनको, प्रवासी दूसरे राज्य के मजदूरों को ज़्यादा अधिक ध्यान नहीं देता उनकी समस्याओं पे। इस कारण भी उनकी समस्या जो है वो एज इट इज़ बनी रहती है। और ये चीज़ तो अभी हाल के कई आप उदाहरण देखेंगे उसमें आपको देखने को भी मिली है कि जो भी मजदूर वहाँ से पैदल चले थे उनका यही कहना था कि वहाँ की जो स्थानीय सरकारें हैं उन्होंने उनको इग्नोर किया, उन्होंने उनको जो केंद्र सरकार द्वारा निर्देश दिए गए उसको फॉलोअप नहीं किया गया। यही मूल कारण रहे हैं मजदूरों के पलायन के अभी हाल के दिनों में। तो इसी से समझ में आता है कि प्रशासन और शासन के इग्नोरेंस से भी उनको काफ़ी नुकसान सहना पड़ा है, और उनका जो भी जीवन है काफ़ी दयनीय स्थिति में अभी पहुंच चुका है।
और हालांकि ऐसा नहीं है कि इनके छोड़ने से वहाँ के स्थानीय जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनको बहुत नुकसान होता है। अभी क्या है कि अब श्रमिकों की समस्या उत्पन्न हो गई है। जैसे जैसे लॉकडाउन की प्रक्रिया, लॉकडाउन को खोला जा रहा है और जैसे जैसे परमिशन दी जा रही है औद्योगिक क्षेत्रों को, तो वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या अब निकल के आई है कि श्रमिकों के अभाव के कारण उत्पादन रुका हुआ है। तो ये बहुत बड़ी इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल होता है प्रवासियों का, क्योंकि स्थानीय स्तर पर मुमकिन ही नहीं है कि आप अपने जितनी डिमांड है श्रमिकों की आप उसको फुलफ़िल कर पाएँ। लेकिन फिर भी चूँकि लोग हैं, और अभी देखने में भी आया कि अपने जो भी मिल मालिक थे, केंद्र सरकार ने कहा भी कि आप लोग अपने श्रमिकों को शरण दीजिए, पैसे मत रोकिए। लेकिन क्या हुआ, सच्चाई तो अलग ही है, अब सभी जानते हैं। अक्सर न्यूज़ चैनल में अभी हर न्यूज़ चैनल ने इस चीज़ को कवर किया था, और सबके प्रवासी मज़दूरों ने अपने खुद सारी समस्याएं रखी थी कि क्या क्या उनके सामने समस्याएं। मकान मालिक अलग परेशान कर रहा है, मिल मालिकों ने कहा पैसे ही नहीं है, कहाँ से दे दें, ये सारी समस्या। और भी कई समस्याएं हैं, जैसे कि जनसंख्या जो संख्या है वो उत्तरी राज्यों और पूर्वी, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार में, यहाँ पे जनघनत्व भी ज़्यादा है, जनसंख्या भी अत्यधिक है। तो इस कारण भी संसाधन सीमित होने से सभी को रोज़गार नहीं मिल पाता है। तो और ये जो जनसांख्यिकीय विभाजन है वहीं पश्चिम में और दक्षिण में देखा जाए तो अलग है, वहाँ पे कम है। और बिहार में अगर प्रजनन दर देखा जाए तो 3.4 है, और राष्ट्रीय औसत हालांकि इससे कम है। ये सारी समस्याएं भी हैं। साथ ही क्षेत्रीय विकास में जो असमानता है, और उसके साथ साथ प्रशासन का जो योगदान है, जैसे कि हर क्षेत्र में भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। अब दिल्ली के पास के राज्यों को जो लाभ मिलता है, क्या बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को, विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र डेवलप्ड हैं, लेकिन अगर पूर्वी क्षेत्र की हम बात करें तो अति पिछड़े क्षेत्र में आते हैं, और वहाँ से काफ़ी संख्या में श्रमिक जो होते हैं वो जाते हैं। और श्रमिकों का भी जो अलग अलग रहता है कि कुछ दिनों के लिए जाते हैं, श्रमिकों का प्रवास जो होता है कुछ दिन, जैसे कृषि के क्षेत्र में जो डिपेंड है जो भी श्रमिक, उनका क्या है, एग्रीकल्चर, अगर लैंड उनके पास नहीं है तो दूसरे के एग्रीकल्चर लैंड पे काम कर रहे हैं। और क्या है, कृषि अभी भी मानसूनी है, मान लीजिए कुछ खेती के लिए वो मौसमी जो चीज़ें हैं, मौसमी उनको चाहिए श्रमिक, तो उन्होंने हायर किया, उसके बाद वो फिर बेरोज़गार हो गए। तो इससे उनको अपने शहर को छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के जाना पड़ता है दूसरे राज्यों में रोज़गार के लिए। और क्षेत्रीय विकास में भी काफ़ी असमानता देखने को मिलती है। इसी कारण जो सरकार की नीतियाँ होती हैं, निवेश के जो भी निवेश आकर्षित करने का जो क्वालिटी किसी राज्य में होनी चाहिए वो ना होने पे भी निवेशक नहीं आते हैं। तो इससे क्या होता है, वहाँ की ग्रोथ नहीं होती है। अब बिहार की अधिकतम जनसंख्या कृषि पे आश्रित है, अधिकतम जनसंख्या कृषि पे आश्रित है, तो कृषि से आप कितना अर्न कर लेंगे इतनी बड़ी जनसंख्या में। और फिर आधा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है और आधा क्षेत्र सूखे में आ जाता है, इससे भी काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। साथ ही अपने गृह राज्य में उनको प्रशासन भी इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि ऐसे राज्यों में फिर क्या होता है कि प्रशासन इनकी तरफ ध्यान देने की बजाय वहाँ की और समस्याएं जो होती हैं उससे सामना कर रहा होता है। आप बहुत ज़्यादा प्रशासन को नकारात्मक रूप में मत लिखिएगा आपके आंसर में, बस हाँ जानकारी के लिए थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप आंसर में बहुत ज़्यादा प्रशासन शासन को, क्योंकि आपको प्रशासन में जाना है आंसर राइटिंग में, ये नकारात्मकता लाता है। मिडिल पाथ अपनाइएगा लिखने में, प्रशासन और शासन को बहुत ज़्यादा दोषारोपण करने से नहीं होगा। इसमें यही है, क्षेत्रीय विकास की असमानता में अगर प्रशासन को हम लिख रहे हैं तो शब्दों का चयन सही करिए, ताकि उससे नकारात्मकता भी ना झलके। हाँ ये कमियां हैं, क्यों हैं, इसके पीछे के ये कारण हैं, क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या दबाव है, तो प्रशासन और शासन भी कितना कर लेगा। अब सीमित संसाधनों में हर चीज़ को करना है आपको, तो फिर आप उसी तरह से चलेंगे। और साथ ही ऐसे राज्यों में शिक्षा का अभाव भी है, जागरूकता की भी कमी है। कोई योजना आती भी है तो उसको अगर समझाए, कुछ लोग बताते भी हैं तो लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं, ये भी एक कारण होते हैं। अब इन सारी समस्याओं को आप जब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो भी क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग आप लिखते हैं, उसके बाद से
अब इसमें समाधान की जो बात आती है कि क्या ऐसा होना चाहिए जिससे इनकी जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, अभी वर्तमान में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है इसने, इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें यह है कि समाधान में पार्थ मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में 2015 में केंद्र सरकार ने एक समिति गठित की थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 2017 में सौंप दी थी। अब इनकी जो अनुशंसाएं थी, आप इसमें से कुछ पॉइंट्स को आप ले सकते हैं और अपने आंसर में लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा था कि एकीकृत विधान, यानी पहले से जो भी कानून उपलब्ध हैं वो सफिशिएंट है मजदूरों के लिए, बस उनको अद्यतन करने की ज़रूरत है और उनको एकीकृत रूप देने की ज़रूरत है। जैसे कि इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है कि अलग से कोई विधान बनाया जाए, कोई हज़ार विधान बनाने से नहीं काम होता। एक विधान को सही से, अगर कोई भी नियम कानून बन गया है, उसको एक कानून है और उसके बहुआयामी हैं आयाम कि जिससे सबको लाभ हो, तो उनको लागू करने में ही भलाई है। तो इन्होंने जो अनुशंसा की है पार्थ मुखोपाध्याय जी ने, उनकी अनुशंसाओं में जो शामिल है कि जो भी प्रवासी मजदूरों की कामगारों के लिए जो शामिल किया गया है, उसमें ये वेतन, काम की दशा, कल्याण आदि से संबंधित जो नियम का समावेश हो वो इनके साथ, और जो भी संविदा वाले आधार पे भी कामगार होते हैं उनके भी जो हित हैं वो इस कानून के अंतर्गत, जो भी कानून है उसमें अंतर्निहित किया जाए। साथ ही प्रवासी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके हर एक राज्य में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की भी स्थापना करने का इन्होंने कहा है। और मजदूरों के स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य रक्षा के लिए भी इन्होंने एक बात कही है, और इसके लिए उन्होंने जो उपाय सुझाया है कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है इस दिशा में। और इसमें 4th पॉइंट है कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस के अंतर्गत जो भी वहाँ पे संविदा पे कार्य करने वाले कामगार हैं तथा असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, उनको इसके अंतर्गत लाना चाहिए। और इनको संबंधित जो ये क्या कहते हैं, आंगनबाड़ी वगैरह होते हैं और एएनएम होते हैं, तो उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, उनकी जो पहुंच है, उनको प्रवासी मजदूरों की जो महिलाएं होती हैं या प्रवासी मजदूर महिला भी होती हैं, तो उनके बच्चों तक इनकी पहुंच को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से भी एक अनुशंसा की कि जो सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत प्रवासी मजदूरों के बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए और उनके कौशल उन्नयन के लिए भी इस समिति द्वारा अनुशंसा की गई है। और उनके डोमिसाइल से रिलेटेड जो भी समस्याएं और बाधाएं उत्पन्न होती हैं उनको भी हटाया जाना चाहिए और कानूनी ढांचे को अच्छी तरह से अध्ययन करके बदलते समय उनको नवीनीकृत किया जाना चाहिए। जो नए मानदंड हो, नए जो समय के साथ, नए दौर के साथ उसको बदल देना चाहिए ऐसे अधिनियमों को। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर की स्थापना भी करनी चाहिए जिससे प्रवासी मजदूरों को उनसे जुड़ी जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में उनको पता चल सके। और इनके वित्तीय समावेशन के लिए भी नो फ्रील अकाउंट के माध्यम से इनको पैसे अंतरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और सरकार को इलेक्ट्रिक मनी ऑर्डर की भी बेंचमार्किंग करनी चाहिए और जहाँ भी उच्च रेमिटेंस वाला क्षेत्र है वहाँ पोस्ट ऑफिस के आसपास संसाधन एवं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना चाहिए। साथ ही राज्य और स्थानीय सरकारों के अनौपचारिक अधिवासों का जो भी आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी सही करना चाहिए। और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी मजदूरों की हेल्प करनी चाहिए, उनको आवास वगैरह उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
और डेटा जो इनका प्रवासी मजदूरों के डेटा के लिए उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को आवश्यक अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि इनका डेटा जो है हमेशा अपडेट होता रहे। ये था पूरा प्रवासी मजदूरों से जुड़ा जो भी डायमेंशन हो सकता है उनके आंसर के लिए, वो कंप्लीट हो गया। और इससे जुड़े 2 क्वेश्चन हैं जो मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कोविड-19 के प्रभाव से हाल ही में प्रवासी मजदूरों की समस्या की ओर सभी का ध्यान आकृष्ट हुआ। इन समस्याओं के पीछे के मूल कारणों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, पश्चिम और दक्षिण राज्यों की अपेक्षा उत्तर और पूर्वी राज्यों के श्रमिकों की समस्या हाल ही के दिनों में चर्चा का विषय रही। समस्या के कारणों एवं समाधान की व्याख्या कीजिए। ये 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।